लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए ही सॉल्यूशंस चैनल और टाइमली वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की और उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे। वो कॉन्सेप्ट मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वो क्लियर नहीं हुए तो आप वापस जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैथ में अगर आपकी अभी शुरुआत से बुनियाद नहीं बनी तो आगे मज़ीद आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो अभी से जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। तो आज जो हम करने लगे हैं वो एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस को बताना है। नीचे तो दिए गए क्वेश्चन हैं A to F में से। यूनिट मैट्रिक्स इसमें जो बताया गया है, यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। खैर, मैं सबसे पहले आपको जो है वो नल के बारे में बताता हूँ कि नल मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर तमाम की तमाम एंटिटीज़ ज़ीरो हों। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो A है, A के अंदर तमाम एंटिटीज़ ज़ीरो हैं और E के अंदर तमाम एंटिटीज़ ज़ीरो हैं। मतलब जितनी भी एंटिटीज़ हों, अगर वो ज़ीरो हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक नल मैट्रिक्स है। तो A का जो आंसर बनता है वो है नल मैट्रिक्स। इसी तरह से हम B को देख रहे हैं। B क्या है? B के अंदर सिर्फ एक रॉ है। ठीक है, अगर एक रॉ होगी तो इसका मतलब ये है कि ये एक रॉ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ऐसा कोई दूसरा स्क्रीन पे हमें नज़र नहीं आ रहा, हमारे क्वेश्चन ऐसा कोई दूसरा नहीं है। तो B जो है वो रॉ मैट्रिक्स है और इस पूरे क्वेश्चन में ये अकेला ही रॉ मैट्रिक्स है। अब हम C की बात करते हैं। देखिए, C को जब आप देखते हैं तो ये रॉ मैट्रिक्स के बिल्कुल उलट है। ठीक है, रॉ मैट्रिक्स में तो एक ही रॉ आपके पास नज़र आ रही है, लेकिन ये C जो है वो दरअसल एक कॉलम मैट्रिक्स है, या F की बात करें दोनों सेम है। तो इनमें देखें कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। दैट मीन्स कि ये कॉलम मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अगर एक रॉ हुई तो रॉ मैट्रिक्स है, अगर एक कॉलम हुआ तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। बड़ी सिंपल सी और सादा सी ये चीज़ है। ठीक है, तो C का जवाब क्या हुआ? C का जवाब हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह F जब आएगा तो F भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम D को देखते हैं। D एक यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों इसी के नाम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैट्रिक्स के अंदर होता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल दरअसल जब एक रेक्टेंगल आप देखते हैं, एक मुस्ततील आप देखते हैं, अगर उसको आप दरमियान से काटते हैं, ठीक है, मतलब एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अगर आप उसको काटते हैं, जिस तरह के मेरे कर्सर की तरफ देखें, माउस की तरफ आप देखें, इस तरह से अगर मैं इसको काटूं, ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स में तकसीम हो जाता है। तो ये जो मैंने लाइन लगाई दरमियान में, ये दरअसल ये डायगोनल है। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगोनल की एंटिटीज 1 हो। ठीक है, 1 के अलावा कुछ ना हो। ठीक है, ये 2 भी नहीं हो सकती, जस्ट 1 हो सकती हैं डायगोनल की एंटिटीज, और बाकी सारी की सारी 0 हो। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैं दोबारा से बता दूं, डायगोनल की जो एंटिटीज हैं वो सिर्फ 1 होंगी और बाकी सारी 0 होंगी, तब जाके यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शर्त पूरी होगी। आई होप ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो E है, E के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर तमाम की तमाम एंटिटीज 0 हो तो इसका मतलब ये है कि वो नल मैट्रिक्स जो है वो होता है। ठीक है, तो हमने नल लिख लिया। इसके बाद जो है वो F मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कॉलम मैट्रिक्स होता है। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप सही तरह समझ नहीं पाए तो दोबारा इसको रिप्ले करें और दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें हमने बताना है कि हमारे पास जो दिए गए मैट्रिसेस हैं उनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रॉ मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक जो मैट्रिक्स हैं वो दिए गए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें रॉज और कॉलम की तादाद बराबर होती है।
ठीक है, रॉज और कॉलम की तादाद बराबर होती है। रॉज और कॉलम जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.1 में जब ऑर्डर कर रहे थे तो अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट लिया था। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रॉज और कॉलम जो है वो बराबर हों। जैसे तीसरा देखिए, रोज और कॉलम बराबर हैं। चौथा देखिए, रोज और कॉलम बराबर हैं, 2 रोज हैं 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसी के अलावा आठवां देखिए, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो ये इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो तीसरा, चौथा और आठवां ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। दूसरा हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट है स्क्वायर मैट्रिक्स के। स्क्वायर में क्या कहा, स्क्वायर में कहा कि रोज और कॉलम बराबर हैं, और रेक्टेंगुलर में अब क्या कहेंगे, रोज और कॉलम बराबर नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। पहला मैट्रिक्स देखिए, ठीक है, इसमें क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। दूसरा देख लीजिए, ठीक है, इसके अंदर 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसी तरह से ये पांचवा देखिए, इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। इसी तरह से ये छठा देखिए, 1 रो है और 3 कॉलम है। इसी तरह से ये सातवां देखिए, 3 रो और 1 कॉलम है। और इसी तरह से ये आखिर वाला भी देखिए, इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हुए, ये सारे के सारे हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुए, मतलब जिनमें रोज और कॉलम की तादाद जो है वो बराबर नहीं होती, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ सबके नाम लिखे, आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, इस तरह से करके इसके आंसर को बयान किया। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास रॉ मैट्रिक्स है। रॉ मैट्रिक्स हम अभी देख कर रहे हैं, ठीक है। रॉ मैट्रिक्स कौन सा है, दूसरा है और ये सातवां है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हैं ये रॉ मैट्रिक्स होते हैं, सॉरी ये तो कॉलम मैट्रिक्स हैं, ठीक है। जो रॉ मैट्रिक्स हमारे पास है वो कौन सा है, वो है छठे वाला, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही रॉ है, ठीक है। सो 6 इज अ रॉ मैट्रिक्स। अच्छा, अब जो कॉलम है, ठीक है, वो कॉलम कौन से हैं, कॉलम जो मैं अभी आपको गलती से बता रहा था वो ये है दूसरा और सातवां। ये जो है वो कॉलम है क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने अच्छे से इसको देख लिया है, ठीक है। ये जो है वो क्या है, आर कॉलम मैट्रिसेस है। अच्छा, इसके बाद आइडेंटिटी की बात करते हैं, ये यूनिट की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी इसके अंदर कौन सा है, आइडेंटिटी इसके अंदर सिर्फ एक है, वो है ये चौथा, ठीक है। ये चौथा जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिसेस के अंदर मौजूद है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब आखिर वाला रह जाता है नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके अंदर तमाम एंटिटी 0 होती हैं, और ऐसा सिर्फ एक है जो कि हमारे पास आखिर वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, नौवां, ये नौवां जो है वो नल मैट्रिक्स है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस। नीचे दिए गए मैट्रिसेस में से आपको बताना है डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूनिट की, जो कि हम देख चुके हैं, ठीक है। यूनिट क्या होता है कि जो डायगोनल की एंटिटीज हैं वो 1 1 होनी चाहिए, जैसा कि ये सी है, वो 1 1 होनी चाहिए और बाकी सारी 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये यूनिट है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये सी जो है वो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। हम क्वेश्चन में इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, मतलब पहले यूनिट देखेंगे, फिर स्केलर देखेंगे, फिर डायगोनल देखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास यूनिट है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल 1 1 हो, बाकी सारे 0 हों। अब चलिए चलते हैं स्केलर की तरफ। स्केलर कौन सा होता है, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जिसमें डायगोनल की एंट्रीज जो है वो 1 के अलावा कुछ और हो लेकिन सेम हो, ठीक है। 1 के अलावा कुछ और हो लेकिन सेम हो, ठीक है, 0 0 भी ना हो। 1 के अलावा, 0 के अलावा ये कुछ और हो और सेम हो, जैसे कि हम पहला देख सकते हैं 4 4, ठीक है। तो ये क्या है, ये दरअसल एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए इनको लिख लेते हैं। सी जो है वो यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है। और ए और ई जो है वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में मैंने क्या कहा, मैं फिर से बता दूं कि डायगोनल की जो एंटिटीज हैं वो 0 और 1 के अलावा कुछ और हो लेकिन सेम हो, ठीक है। 0 और 1 के अलावा कुछ और हो और सेम हो, बाकी सारी 0 हो। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, जैसे कि ए आप देख सकते हैं और ई देख सकते हैं। 2 - 3 2 हो जाता है, सॉरी 5 - 3 2 हो जाता है, और 1 + 1 2 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों हैं 2 और 2, ना तो ये 1 है ना तो ये 0 है, और बाकी सारी इनके अलावा 0 होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी एक स्केलर हुआ। सो ए ई आर स्केलर मैट्रिसेस। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है
कि जो डायगोनल की एंटिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ होती हैं और बाकी सारी जो इनके अलावा होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। जैसा आप डी के केस में देख सकते हैं या बी के केस में देख सकते हैं। डी को ज़रा गौर से देखिए, डायगोनल में मुख्तलिफ होने का मतलब कोई ज़ीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायगोनल हमारे पास हैं वो कौन से हैं, ये बी देखिए डायगोनल है क्योंकि डायगोनल के अंदर मुख्तलिफ हैं वैल्यूज़ और बाकी सारी ज़ीरो हैं। और डी है, डी के अंदर 3 0 ये डिफरेंट है और बाकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सो बी डी आर डायगोनल मैट्रिसेस। एक दफ़ा मैं फिर से दोहरा दूँ, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है और डायगोनल क्या होता है। यूनिट जो है उसमें डायगोनल के अंदर 1 1 होना चाहिए और बाकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से स्केलर में डायगोनल एंटिटीज़ 1 1 और 0 0 के अलावा कोई और हों और सेम हों तो ये स्केलर है, ठीक है। और डायगोनल में डायगोनल की एंटिटीज़ मुख्तलिफ हों, ठीक है, बाकी सारी ज़ीरो, वो तो हर एक के साथ शर्त लाजमी है, ठीक है। तो डायगोनल के अंदर एंटिटीज़ जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तभी जाके वो डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन, यहाँ पे ए बी सी डी और ई तक की वैल्यूज़ जो हैं वो आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। तो इनका नेगेटिव मैट्रिक्स आपको मालूम करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मैट्रिक्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं, एक मैं दिखा देता हूँ, आप बाकी सारे खुद ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि आपको साइन चेंज करना पड़ता है। मतलब जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ए है और ये इस साइड पे ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो मैं दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे जो रिज़ल्ट आएगा वही हमारा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आप देखिए डी जो है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। डी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो है -3 -4 2 एंड 5, ठीक है। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो मालूम करते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए कि -d और माइनस ये मैट्रिक्स हो गया जो दिया गया है, ठीक है। अब -d जो है वो किसके इक्वल होगा, ये जो माइनस हमारे पास है, ठीक है, ये अंदर वाले तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अंदर वाले तमाम के साथ मतलब माइनस माइनस +3 हो जाएगा और माइनस माइनस +4 हो जाएगा, माइनस प्लस -2 हो जाएगा और माइनस प्लस -5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हर एक एंटिटी जो है वो इस बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा नेगेटिव मैट्रिक्स का -d इज़ इक्वल टू 3 4 -2 -5, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना सिवाय दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के, ठीक है। और जो माइनस का इफेक्ट जाता है वो हर एक एंटिटी पर जाता है, माइनस का हो या जो भी इफेक्ट होता है, ठीक है, वो तमाम एंटिटीज़ पर जाता है, ठीक है। तो ये -d जो है वो आपके पास आ गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो बाकी सारे आप खुद ही कीजिएगा, ठीक है। तो पाँचवें क्वेश्चन में हमें ट्रांसपोज मालूम करना है दिए गए मैट्रिसेस का। ए से लेके एफ तक मैट्रिस आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें ट्रांसपोज हम किस तरह से मालूम करते हैं उसके बारे में देखिए। एक तो मैं आपको करा देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी आप जो है वो खुद से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास कोई एक, जैसा कि हम ले लेते हैं डी ले लेते हैं सपोज, ठीक है। तो हमारे पास डी में है 2 0 3 5, मतलब कि इसके अंदर रॉज कितनी हैं, 2 3 एक रॉ में है और 0 5 दूसरी रॉ में है। 2 रॉज हैं, 2 0 एक कॉलम में है और 3 5 एक कॉलम में है। 2 रॉज हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मतलब कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि आप कालमों को कतारों में लिखते हैं और कतारों को कालमों में लिखते हैं, ठीक है। रॉज को कॉलम में और कॉलम को रॉज में लिखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास 2 3 है, ठीक है, इसको रो वाइज देखें और इसको कॉलम वाइज लिखते हैं। 2 3 को हम फिर इस तरह से ऊपर नीचे करके लिख देंगे, जैसे कि आप ये देखिए ये है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोज है उसको एक छोटा सा पावर में टी लगाकर जो है वो हम दिखाते हैं, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इस तरह से, जो ऊपर करके हम वैल्यू लिखते हैं। जैसे ये टी है, ये सुपर स्क्रिप्ट जो है वो कहलाता है। नीचे अगर लिखा जाए तो ये सब स्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ डी इज़ इक्वल टू 2 3, देखिए वो 2 3 रॉ की सूरत में लिखा था, मैंने यहाँ पे 2 3 कॉलम की शेप में लिख दिया, ठीक है। 0 5 जो है वो रॉ की शक्ल में था और 0 5 मैंने कॉलम की तरह से लिख दिया, तो ये 0 5 इस तरह से आ गया। बस यही ट्रांसपोज है, ठीक है।
तो इसी तरह से एक और देखिए सी ले लेते हैं। चलें, सी में हमारे पास क्या है 1 2 2 -1 3 0, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसपोज किस तरह होगा, इसको हम कॉलमों की शक्ल में लिख देते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो सी टी इज़ इक्वल टू 1 2, देखिए 1 2 इस तरह से है, मैंने इस तरह से लिख दिया, और 2 -1 को इस तरह से लिख दिया, 3 0 को भी कॉलम के शेप में इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो ए की अगर हम बात करें तो ए किस तरह होगा, ए को आप बी की तरह से लिख दें, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 0 1 और -2, और बी को आप ए की तरह से लिख दें, ठीक है। बस यही है ट्रांसपोज, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज के। ये है वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, बी इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, देन ये जो है वो आपको नीचे से मालूम करना है। ए का ट्रांसपोज और उसका फिर से ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल हो जाए। इसी तरह से बी भी है कि बी का ट्रांसपोज लें और उसका फिर से ट्रांसपोज लें तो वापस वो बी के इक्वल हो जाए, और होता भी ऐसे ही है, जैसी बात है, ठीक है। तो अगर जो हम वापस उसी स्लाइड पे जाएं, ये देखिए सी में, ठीक है, अगर इस सी टी का आप फिर से ट्रांसपोज लोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये वापस सी की शेप में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर डी के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लें तो ये वापस डी बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज मतलब कि उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा वो चलता रहता है इसमें, ठीक है। एक बार आपने ट्रांसपोज लिया तो वो ट्रांसपोज आ गया, ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोज का सीधा हो गया, ठीक है। और दोबारा से लेंगे तो वही जो है वो वापस उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ट्रांसपोज रिवर्स है, एक लूप है यानी कि, ठीक है। लूप से मुराद एक चक्कर है, ठीक है। आप जहाँ से शुरू करते हैं घूमते घूमते वापस वहीं पे आते रहते हैं। तो इसमें से मैं दूसरा क्वेश्चन करने लगा हूँ बी मैट्रिक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए कि सबसे पहले तो मैंने बी लिख लिया अब बी का जो है वो ट्रांसपोज करता हूँ। ये है 1 1 1 1 जो है वो रॉ की सूरत में है, उसको मैं कॉलम की शक्ल में लिखता हूँ। ये देखिए 1 1 मैंने इस तरह से लिख दिया। 2 0 रॉ की शक्ल में है, उसको मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दिया, तो 2 0 ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से लिखा गया। अब इसका दोबारा से मैं ट्रांसपोज करता हूँ, मतलब ये डबल ट्रांसपोज है, ये होल ट्रांसपोज है बी टी का। इज़ इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, 1 2 रॉ में लिखा हुआ है तो 1 2 को कॉलम में कर दें, और 1 0 रॉ में लिखा हुआ है तो 1 0 को कॉलम में कर दें, ठीक है। तो आप देखें कि ये वापस बी बन चुका है, ठीक है। देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है। सो हमारे पास क्या हुआ, साबित हो चुका कि हेंस प्रूव्ड बी टी होल टी इज़ इक्वल टू डी के इक्वल होता है, ठीक है। तो आसान है पहला क्वेश्चन, मेरे ख्याल में आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने जो है वो आपको दे दिया, और कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।